जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसीलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जिस व्यक्ति में होता है ये गुण, उसके सामने झुक जाती है सभी शक्तियां। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक है। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी की तुलना कैसे करें। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला,
इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वह बनावटी आवाज में बोला कि मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहां से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुंचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को यह मालूम पड़ चुका था कि यह पत्थर वाकई में कीमती है, और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरा वृत्तांत कह सुनाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को उसके गुणों के आधार पर महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूम कर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, भगवान बुद्ध श्रद्धा की शक्ति। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। एक गरीब ने उनको सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ उसे ले लिया। अगले द्वार पर उनको स्वादिष्ट भोजन दिया गया। ले भिक्षु कहकर उनके पात्र में डाल दिया। बुद्ध ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। आगे जाकर वह स्वादिष्ट भोजन कुत्तों को खिला दिया। साथ चलते शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, आपने ये क्या किया? क्या आधी रोटी से आपका पेट भर गया? इतना स्वादिष्ट भोजन आपने फेंक दिया। शिष्य ने इसका कारण पूछा। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसमें श्रद्धा न थी। श्रद्धा पूर्वक दिया गया छोटा सा दान लाखों के रुपयों के दान से बढ़कर होता है। श्रद्धा में शक्ति और आकर्षण होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 6ठी कहानी की शुरुआत करते हैं। 6ठी कहानी, विश्वसनीयता की पुष्टि। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान राम नाम का व्यक्ति रहता था। राम मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह विभिन्न फसलें उगाता था। एक दिन जब वह अपनी खेती कर रहा था, उसने जमीन पर एक छोटी सी पर्स पाई। वह उसे रवाना करता है और बोहत में मिलता है। राम आश्चर्यचकित थे और उन्हें यह पता नहीं चला कि क्या किया जाए। उसे पता था कि पैसे उसके पास नहीं हैं, लेकिन उसे रखने का मन था। बहुत सोच विचार के बाद राम ने गांव में पर्स के बारे में निर्णय लिया। वह गांव के बाजार में गया और यहां वहां से पूछा कि किसी के पर्स का नुकसान हुआ है क्या, लेकिन कोई नहीं मांगा। राम को अनुमान था कि पर्स का मालिक शायद गांव से नहीं हो सकता था। राम ने आसपास के शहर में ग्राहकों से पूछताछ का निर्णय लिया।
वह शहर गया और लोगों से पूछा कि किसी का पर्स खराब हो गया है। कई अपने 14 तक के मालिक की तलाश करने के बाद आखिरकार उसने एक चौथी महिला को ढूंढा, जिसने कहा कि वह अपने गांव से होती हुई खो गई थी। बच्चों की महिलाओं को देखकर खुश हुई। उन्होंने राम को धन्यवाद दिया और उनकी विश्वसनीयता के लिए एक समर्थक के तौर पर पेश किया। लेकिन राम ने राक्षसों से इनकार कर दिया और कहा, माताजी, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं वापस आ जाऊं जो मेरा नहीं है। इष्ट की मदद करना अपना अपना समर्थक है। राम की सत्यता की खबर शहर में निकली और सभी उनकी अच्छी तरह से प्रशंसा करने लगे। राम की सत्यनिष्ठा ने उन्हें समुदाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। कहानी का सिद्धांत है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, इच्छानुसार ही आकर्षक क्यों न हो। कुछ ऐसी चीज रखने का जो हमारी नहीं है, सही चीज करना और उसे उसके सही मालिक को वापस लाना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी न केवल सम्मान प्राप्त होता है, बल्कि इससे आत्मिक संतुष्टि और मन की शांति मिलती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक नगर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज उस पूरे नगर में, तो क्या पूरे राज्य में नहीं था। राज्य भर में उसकी ख्याति फैली हुई थी। अपनी तलवारबाजी के दम पर उसने अपने राजा को कई युद्धों में जीत दिलवाई थी, इसलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ वह वृद्ध हो चला था। वह नहीं चाहता था कि उसकी कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। वह भी अपनी कला के हर गुण अपने शिष्यों को सिखाने लगा। उन शिष्यों में से एक शिष्य असाधारण था। उसने शीघ्र ही तलवारबाजी के सारे गुण सीख लिए और तलवारबाजी में पारंगत हो गया। पारंगत होने के बाद उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड हो गया। वह स्वयं को अपने गुरु से भी महान तलवारबाज समझने लगा, किंतु उसे अपने गुरु की जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वह प्रतिष्ठा पाने के लिए नए उपाय सोचा करता। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना तलवारबाजी का एक मुकाबला गुरु के साथ किया जाए। उन्हें पराजित कर दूंगा तो लोग मुझे उनसे महान तलवारबाज स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने वृद्ध गुरु को तलवारबाजी की चुनौती दे दी। गुरु ने वह चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों में मध्य तलवारबाजी का मुकाबला नियत किया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा थी, यहाँ तक कि राज्य के राजा भी वह मुकाबला देखने को आतुर थे। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, किंतु दिन गुजरने के साथ उसका यह भरोसा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि गुरु ने अवश्य तलवारबाजी की एक न एक विधा उसे नहीं सिखाई होगी। वह अपने गुरु पर नजर रखने लगा, ताकि अभ्यास के दौरान यदि गुरु वह विधा प्रयोग करे तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहा है। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया है। शिष्य ने सोचा, अवश्य ही गुरु 15 फुट लंबी तलवार बनवाकर उतनी दूर से ही उसका सिर कलम कर देने की योजना बना रहा है। बिना समय व्यर्थ किए वह एक अन्य लोहार के पास गया और उससे 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले का दिन आया। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने म्यान 15 फुट की बनवाई थी, किंतु उसकी तलवार एक सामान्य तलवार थी। जो लोग वहां गुरु शिष्य का सामना देखने आए थे, वो सभी उस शिष्य पर हंसने लगे। सबको खुद पर हंसता देख शिष्य ने गुरु से माफी मांगी और वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीते जाते। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं और घमंड को कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है। कला पर घमंड कभी घमंड न करे। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, वही अब 8वीं कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बात बहुत समय पहले की है। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रही थी। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थीं। अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नजर तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनभिज्ञ है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा।
भाई जरा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था, वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इसके 15 रुपए दे सकता हूं। 15 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिर कर वापस आता हूं, हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपये में मुझे यह कीमती हीरा दे दे। यह सोच हीरा बिना खरीदे वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को नदारद पाया। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहां जो कांच का टुकड़ा था वो कहां गया? मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया। दुकानदार ने उत्तर दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोल भाव कर 5 रुपये बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार ने उत्तर दिया। दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि मूर्खता और लालच दोनों नुकसान का कारण है। 9वीं कहानी। एक बार एक लड़का एक स्कूल में अपने एडमिशन करने के लिए आया और जिस स्कूल में वो लड़का अपना एडमिशन कराने आया हुआ था, उनका एक नियम था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहां के सभी स्टूडेंट को मेडिटेशन यानी ध्यान करना पड़ता था। जब वो लड़का क्लास के लिए आया तो वहां के गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। फिर वो लड़का मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा और उसने अपनी आंखें खोल लीं और वह मेडिटेशन से उठ गया। लेकिन वहां के गुरु ने उसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। वह लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठा, लेकिन फिर से 2 मिनट के बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। दरअसल प्रॉब्लम यह थी कि जब वह लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाज आती थी, जिससे उसे गुस्सा आता था। फिर उस लड़के के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। 3 दिन बीतने के बाद उसने अपनी यह प्रॉब्लम उस स्कूल के एक गुरु कोपताई को बता दी और उस लड़के ने उस गुरु को यह भी कहा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ के लोगों को बातें करने के लिए मना कीजिए, क्योंकि यह जो डिस्टरबेंस होता है तभी मुझे गुस्सा आता है। और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरा मन उस इंसान को मारने के लिए या डांटने के लिए करता है। इसीलिए मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत माहौल चाहिए। तो उस स्कूल के गुरु ने उस लड़के से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत माहौल चाहिए तो कल से तुम उस नदी के पास मेडिटेशन करना। वहां पर तुम्हें बातों की आवाज नहीं आएगी। वो लड़का अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वह मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो थोड़ी देर के बाद वहां से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उस कुत्ते की आवाज से उस लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे गुस्सा आ गया और फिर से 3 दिन तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। फिर उस लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह लड़का एक नाव लेकर नदी के बीचों बीच चला गया और वहां पर मेडिटेशन करने लगा और जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नदी के बीच में उसे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया और अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा था। वह लड़का अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद जब वह लड़का नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था तभी उसे पानी की छप छप की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने एक नाव दिखी जो कि उसकी ही तरफ आ रही थी। उस लड़के ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहां पर मत लाओ, यहां पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। उस नाव से कोई आवाज नहीं आई। उस लड़के ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन फिर भी नाव उसकी तरफ आ रही थी और उस नाव ने उस लड़के की नाव को टक्कर मार दी। अब लड़के को बहुत गुस्सा आ गया था। लड़के ने सोचा, इस नाव में जो भी होगा उसे अब मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर लड़का जैसे ही उस नाव के अंदर गया, लड़के ने देखा उस नाव में कोई भी नहीं था। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। इतने में नदी के साइड से एक आदमी भागते हुए आया। लड़के ने सोचा, शायद यह नाव उस आदमी की होगी। लड़के को गुस्सा आया और फिर से लड़का उस आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन वह नाव उस आदमी की भी नहीं थी। उस आदमी ने लड़के से बोला, मैं तो यहां तुम्हें यह पता पूछना आया था और तुम मुझ पर ही चिल्लाने लगे। यह सुनने के बाद लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर लड़का उस नाव को उस दिशा में लेकर गया जिस दिशा से वो नाव आई थी। लड़के ने यह सोचा कि वहां पर इस नाव का मालिक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस पर अपना गुस्सा निकाल लूंगा।
लेकिन ये लड़का जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद इसे मालूम पड़ा कि यह नाव तो बंधी हुई थी और तेज हवा और लहरों की वजह से यह खुलकर खुद नदी में चली गई। अब उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। वह किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि यह सब जो हुआ था यह तो नेचुरली हुआ था, प्रकृति की वजह से हुआ था। किसी का बीच में कोई दोष नहीं था। उस लड़के ने 1 मिनट के लिए सोचा कि जब यह नाव मेरी नाव को टक्कर मारी थी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था और मेरा मन यह कह रहा था कि जिस किसी ने भी ये किया हो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे मुझे पता चला कि वह नाव खाली है, उस नाव में कोई नहीं है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे ये पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से नेचुरली खुल गई थी, तो मैं अपने गुस्से को भूल गया। यही चीज होती है हमारे साथ भी। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है और वह चीज किसी इंसान की वजह से होती है, तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज प्रकृति की वजह से होती है, नेचुरली होती है, तो हम अपना गुस्सा किसी पर भी निकाल नहीं सकते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। क्यों ना अगर हम हर बार ऐसे ही सोचें, जब हमें गुस्सा आए किसी इंसान की वजह से, तो हम ये सोचे कि अगर यह प्रकृति की वजह से होता तो क्या हम उस इंसान पर चिल्लाते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है या दरिंदा बन जाता है। याद रखिए, आप अपने गुस्से में एक पल के लिए सब्र कर लेते हैं तो आप 1000 दिनों के दुख से बच जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मर्द वह नहीं है जो सामने वाले को उठाकर पछाड़ दे, बल्कि मर्द तो वह है जो गुस्से के हालात में खुद को काबू कर ले। 10वीं कहानी। एक नाव की कहानी। एक समय की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान होने की वजह से डूब गया और उस जहाज में जितने भी लोग थे वह उस जहाज समेत डूब गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गए और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता रहता। फिर कुछ दिनों बाद उसने दुआ करना ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहां से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उस आदमी ने लड़कियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाए। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। पूरी 15 से 20 दिन निकल चुके थे और उस आदमी ने यहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर एक लड़कियों का घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वह घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैं रहने के लिए एक घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह आदमी यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह आदमी सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तभी वह आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम सब रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना है और क्या नहीं। भी आपकी लाइफ में बड़ा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। 11वीं कहानी। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह एक पार्क में बहुत ही उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसकी जितना कामयाब था और उसके पिता भी पास ही में टहल रहे थे।
वो उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उसे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई, मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज्यादातर वही होती है। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो भी पास कर गया, फिर भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन मिलेगा तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, तब वह खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा ही नहीं पाया और फिर बिजनेस को बढ़ाने में उलझ गया। और ऐसी कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियां शायद कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो आप कहां से आएगी। ये सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए जहां पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। ये जो फूलों की लाइन है तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़ कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा। तो इसलिए वह उस फूल को छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता। अब वह पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वो उस लाइन के आखिर में पहुंच गया जहां पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से भी ज्यादातर मुरझाए हुए थे। 12वीं कहानी। एक समय की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वह अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बन सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ से बना हुआ घर देखता तो वो उसकी बड़ी तारीफ क्या करता। यह कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो वो अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस से कहा कि बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैं 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, अरे अच्छे अच्छे घर बनाए हैं और अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। तभी उसके बॉस ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूं कि तुम ही उसे पूरा करो, और यह प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड से आया था, लेकिन बॉस ने अब जाते जाते और एक काम दे दिया और 2 महीने तक अब और काम करना पड़ेगा। तो उसका मन तो नहीं था उसे प्रोजेक्ट को हाँ बोलने का, लेकिन बस के साथ 40 साल काम किया है तो ना भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए ने हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से। अब उसने वैसा काम नहीं किया, उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उसे घर को बना दिया। तभी उस बॉस ने कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, और वह तोहफा यह घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही यह सुना, उसके मुंह से यह सब निकाल, काश काश मुझे यह पता होता है, यह घर मेरा ही होने वाला है, तो मैं इस घर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में भी ये जो काश शब्द है, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं वो जॉब छोड़ देता, काश मैं ये जॉब कर लेता। कभी भी फैसला लो तो सोच समझ कर फैसला लो कि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। मैं जानता हूं कि कुछ चीज होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता ढूंढो। 13वीं कहानी। एक बार एक जंगल में एक हिरण पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। काफी टाइम के बाद उसे एक नदी दिखती है।
जब वह नदी के पास जाती है तो उसकी नजर अपने राइट में पड़ती है तो उसे शिकारी नजर आता है जो कि कमान के साथ उस पर निशाना लगाकर खड़ा हुआ था। वह हिरण अपने लेफ्ट में देखती है तो झाड़ियां के पीछे उसे एक शेर नजर आता है। फिर जैसे हिरण पीछे की तरफ देखती है उसे जंगल में भयानक आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। और जब सामने देखती है तो सामने तो उसके गहरी और चौड़ी नदी थी। हिरण के चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। तब हिरण को याद आता है कि मैं पानी पीने आई थी। वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों में से बारिश होने लगती है। तो जो आग लगी हुई थी वह बुझ जाती है और बारिश की वजह से शिकारी का निशान चुपकर सीधा शेर को लग जाता है। फिर शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। कुछ लम्हे में हिरण के चारों तरफ से मुसीबतें आई थीं। अगर आप पर भी चारों तरफ से मुसीबत आए तो घबराएं नहीं, बस अपने काम पर फोकस कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।